बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सामीन, रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के अदबी प्रोग्राम अफ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सामीन मोहतरम, जैसे कि आपको इल्म है कि अफ़कार में हम हर हफ्ते आपकी मुलाकात मुआसिर अदबी मंजरनामे की ऐसी शख्सियात से करवाते हैं जो इस मंजरनामे की तश्कील में अहम किरदार अदा कर रही हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं वो ऐसी ही एक हस्ती हैं। उर्दू फिक्शन का, तहकीक का, तनकीद का, ड्रामे का, नावल का, शॉर्ट स्टोरी का, अफसाने का जिक्र आए तो मोहम्मद हफीज़ ख़ान का जिक्र साथ लाजिम व मलजूम है। मोहम्मद हफीज़ ख़ान साहब का नाम क़ारीन में बहुत मकबूल है। इनके काम का जिक्र किया जाए तो इतना तफसीली काम है और इतना ज़्यादा काम है कि हमें एक पूरा प्रोग्राम सिर्फ इनकी किताबों के नाम लेने में गुजर जाएगा। हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं ताकि इनकी ज़िंदगी और इनके फ़न के बारे में ज़्यादा जान सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुनीर साहब। आपका बहुत शुक्रिया, आज आप अपनी इतनी मसरूफियत में से वक्त निकाल के आए हमारे पास। आप कहें और हम ना आए, ये कैसे मुमकिन है? आपकी मोहब्बत है, आपके साथ एहतराम का और अदब का रिश्ता है हमारा जी। और आपसे बात करके हमेशा बहुत खुशी होती है। सेम इज मेरे पास भी ऐसे जज्बात हैं आपके लिए। ये लफ्ज़ का ताल्लुक, मैंने इस पे गौर किया बहुत कि लफ्ज़ का ताल्लुक मजबूत तरीन ताल्लुक है। इससे बड़ा ताल्लुक है ही नहीं। आपका लफ्ज़ से रिश्ता कब जुड़ा? मैं तो छोटा सा था, अभी जो होश संभाला तो मैंने अपने इर्द गिर्द बच्चों की जो मैगजीन्स या कहानियों की किताबें होती थी उस वक्त, हमदर्द, नौनिहाल जी, बच्चों की दुनिया, तालीम और तरबियत, ये तीन थे। इसमें जो हमदर्द नौनिहाल तो हमदर्द हकीम सईद साहब का था, तालीम और तरबियत फिरोज सन्स वालों का था, और बच्चों की दुनिया था वो जो निकालते थे आदाबर्स और चांद, एक कॉमिक मैगजीन होता था, तो उनका वो होता था। तो इनसे और उससे भी पहले जो जंग कराची में टार्जन की केस छपा करती थी, तो उसका मैं इंतजार करता था रोजाना। जी, तो ये इतना अहम खित्ता है अदब का जो कि मुसलसल नज़रअंदाज हो रहा है। इस पे आपसे मैं चाहूँगा कि हम अलग से बात करें। तो लेकिन आज क्योंकि मैं आपके बारे में हम जानना चाहते हैं ज़्यादा, तो ये बताइए कि आगाज़ कैसे किया सफ़र का, कहाँ कहाँ रहे? आपका बहुत ही डाइवर्स और बहुत ही डाइवर्जेंट किस्म का करियर है, अदबी भी और ज़ाती भी। एक बेचैनी है आपके अंदर हमेशा से, एक इज़्तिराब है, आपको चैन नहीं आता। आप मुसलसल वो इकबाल ने कहा शेर के एक इज़्तिराब है मुसलसल गयाब हो के हुजूर, मैं खुद कहूँ तो मेरी दास्तान दराज नहीं। इसे सिमाबियत भी कहा गया। मैंने बहुत सारे प्रोफेशन बदले जी। मैं ये चाहता था कि ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, और फिर वही हुआ कि जब मैंने देखा कि कहीं एक जात अल्लाह की जो है ना, वो इंसान को उसकी हदूद में रखती है। बिल्कुल। मैं बहुत एम्बिशियस था। अब जो मुझ में ये जिसे आप कहते हैं ना करार, ठहराव आ गया, ये ठहराव उस तरीके से नहीं है। सिर्फ आप मेरी वजह में देखते होंगे और मेरी डीलिंग्स में देखते होंगे। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, दूसरा उठा लेता हूँ, दूसरा खत्म करता हूँ, तीसरा उठा लेता हूँ, और कभी ऐसा दिन मेरी जिंदगी में नहीं आया, अल्लाह करे और वो दिन आए भी ना, कि जिस दिन मैंने कुछ लिखा ना हो। माशाल्लाह। और ये जो आप कहते हैं ना कि मैंने, अब अगर मेरे प्रोफेशन पे आप देखिए कि मैंने उसका आगाज रेडियो से किया था 1975, जैसे मैंने बताया। 21 जून 1975 को मेरा ऑडिशन हुआ रेडियो बावलपुर पर, और उससे पहले मैं रेडियो मुल्तान पे यूनिवर्सिटी मैगजीन प्रोग्राम किया करता था। तो वहां पे प्ले राइट और कंपेयर वगैरह रहा। फिर मैं मुल्तान जब ला करने के लिए आया तो एनओसी साथ लाया, और वहां से मैं 3 साल करता रहा प्रोग्राम्स, और फिर मैं प्रोड्यूसर बना। लेकिन जब मैंने ये देखा कि अब ये मेरा मैदान नहीं है, अब मुझे कुछ और करना है, तो मैंने पीसीएस जुडिशल का एग्जाम दिया और जज बन गया। जब जज बना तो फिर मैंने 1.5-2 साल देखा कि यार ये सब कुछ यही था। तो वहां से इस्तीफा दे के चला आया, और अभी मैं घर पहुंचा तो इत्तेफाक से मेरी लॉ में फर्स्ट क्लास फर्स्ट थी यूनिवर्सिटी में। तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बावलपुर के जो चेयरमैन थे लॉ डिपार्टमेंट के, वो मेरे घर पहुंचे हुए थे, नईम भट्ट, डॉक्टर नईम भट्ट। तो उन्होंने मुझे, डॉक्टर रफीक वाज वीसी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बावलपुर के, तो उन्होंने मुझे चाय पिलाई, और चाय के कप पे उन्होंने मुझे लेक्चरर रख दिया लॉ डिपार्टमेंट में विद एडवांस 6 इंक्रीमेंट्स। और साथ ऑफर कर दी कि हमारे पास स्कॉलरशिप्स आए हुए हैं पीएचडी के लिए बाहर के, अब जाना चाहें तो अब जा सकते हैं। तो उन दिनों मैंने फिर सीएसएस का एग्जाम दिया हुआ था, पीसीएस एग्जेक्टिव का एग्जाम दिया हुआ था, जो आजकल पीएमएस कहलाता है। जी। तो उनसे कहा कि मैं ये इनका इंतजार कर लूं, तो रिजल्ट का तो फिर देखते हैं। तो इस पर मरहूम डॉक्टर रफीक ने कहका लगाया, तो मुझे उनका कहका याद आता है कि मैंने पीएचडी को प्रेफर नहीं किया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर। तो
बहरहाल फिर ये आगे एक लंबी दास्तान है कि फिर वहां मैंने कोई 9-10 महीने ला पढ़ाया, फिर उसका रिजल्ट आया PCS एग्जेक्टिव का, तो मैं एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर लग गया, इधर रावलपिंडी में लगा, मैं लाहौर में लगा। वो छोड़ दिया जब मेरा CSS का 12th कॉमन में आया, आर्ट एंड अकाउंट्स ग्रुप में, वहां चला गया, वहां भी चैन नहीं मिला, घोड़े अरसे के बाद छोड़ दिया। और फिर मैंने दोबारा, मुझे दलिया याद आई कि वहां पर किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं होती थी। मैंने फिर PCS किया जुडिशल, और फिर मैं जुडिशरी में चला गया। तो आपकी जिंदगी गुजरी यहाँ के बाद 2 कामों में जी, मुंसिफी में और मुसन्नफी में। इन दोनों को साथ साथ लेके चलना, जैसे कि हमारी गुफ्तगू भी हुई कि दोनों ही फुल टाइम काम है। हाँ। जो आपकी तड़प है लिखने के लिए वो बेकरार रखती है। आपने बताया कि सारा दिन कोर्ट कचहरी और केसेस सुन सुन के, और रात को आप जब तक 1 घंटा 2 घंटे लिखते नहीं है, रात 11 से 2 तक मेरा वक्त चैन नहीं आता। ये केमिस्ट्री, ये प्रोसेस हमसे, ये मैं कहा करता हूँ कि काम ना करने के 100 बहाने होते हैं, काम करने का कोई बहाना नहीं होता। बहुत अच्छी। हमारे यहाँ जुडिशरी में सिस्टम है कि आपने हर महीने के सही आखिर में ये बताना होता है, एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है हाई कोर्ट ने कि आपने इतने कंटेस्टेड केसेस फैमिली करने हैं, इतने सिविल करने हैं, इतने क्रिमिनल करने हैं, बाकी केसेस करने होते हैं। तो वो केसेस करने के बाद आपने उनकी यूनिट्स पूरे करने होते हैं, और जो उससे कम करता है उसकी जवाब तलबी होती है। तो मैं ये करता था कि जितने रिक्वायर्ड यूनिट्स होते थे मैं उसे दुगने देता था। बहुत अच्छे। कि मुझ पे ये ताना ना आए। ये पहली बार जुडिशरी में जो ओपनली उस वक्त पता चला कि मैं तो राइटर हूँ, जब मुझे 2011 में तमगा इम्तियाज मिला जी, माशाल्लाह। और फिर सदारती अवार्ड भी मिल गया। सदारती अवार्ड तो उससे वो भी मिला, लेकिन जो पहले 2 सदारती अवार्ड थे वो मेरे 2 किताबों पर 1989 और 1990 में कंसेक्टिव 2 years मुझे मिले थे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। पहली किताब थी मेरी सराकी ड्रामों की, जो रेडियो प्लेस थे उनको कंपाइल किया होता कश्ती अम्बाड़ियां। सही। और दूसरी मेरी किताब थी सराकी कहानियों की, वेंदी रोदी शाम। जी जी। 89 और 90 के अवार्ड, और 94 के LA कलम कॉन्फ्रेंस में जो इधर मैरियट होटल में हुई थी, तो वहां मैंने वो लिए थे जी। और माशाल्लाह ये इन दोनों कच दिया माणियां भी, और वो दूसरी किताब में से वेंदी शाम, उनमें से कुछ कहानियां आपकी जो आपने अडेप्ट की। कोर भवन गर्दाम में उसमें वो ओरिजिनली बात भी थी। अच्छा। उसकी जो अडाप्टेशन है ना वेंदी रोदी शाम से, सिर्फ एक मैंने उसकी अडाप्टेशन ड्रामा था, अपा पीप। यस, अपा पीप था। वो वेंदी रोदी शाम के नाम से जो कहानी थी ना, उसकी अडाप्शन थी ड्रामे की सूरत में, और ये PTV लाहौर से हुआ था। और इस पर मुझे PTV लाहौर का जो अवार्ड है, रीजनल अवार्ड होते थे ड्रामों पर, वो भी मुझे मिला था 2002 में। बहुत अच्छे। तो ये वहाँ अपना PTV के लिए बहुत लिखा, फिर जो सराकी चैनल्स हैं उनके लिए लिखा, उर्दू ड्रामे बहुत लिखे, पंजाबी ड्रामा लिखा PTV के लिए। 1965 की जब वार हो रही थी, मैं तराने सुनता था, और मैं उस वक्त 4थी जमात में पढ़ता, तो बहुत इंस्पायर था। तो मैंने छोटे छोटे नज़्में और वो तराने लिखे, और सूफी तबस्सुम के और राइस अमरोही के क्या, और जमीलुद्दीन आली के तराने। तो उनसे बड़ा हमारे घर में वो खंदक भी खुदी थी, वो W शेप जब हमला होने के लिए। लेकिन उसके लिए जो असल है ना, जो आपने शुरू में बात की कि मैं हर्फ से कब आशना हुआ, हर्फ का जो करिश्मा है, वो मैंने पहली बार देखा। मेरे नाना मरहूम, उनकी बिनाई चली गई थी। उन दिनों मैं 6ठी या 7वीं जमात में था। हुआ ये कि वो मुझसे किताबें सुना करते थे। मेरे हमारे घर में मेरे वाले साहब के 2 शौक थे जो किताबों के सिलसिले में। एक तो वो जमा करते थे तवारीख, सही, तारीख आलम पर, तारीख हिंद पर, पाकिस्तान पर जो भी किताब होती उनके पास होती। उन दिनों राइस एकेडमी और मकबूल एकेडमी की किताबें आया करती थी। सही। दूसरा उनका ये था कि वो मज़ाहिब आलम पर किताबें जमा करते थे। तो मैंने ये तकाबुल अदियान का मामला है, मैंने वहीं पर देखा, और फिर इसे मैंने पढ़ाया भी सही जब मैं यूनिवर्सिटी में था, ला पढ़ाता था। तो मेरे नाना मुझसे किताबें सुनते थे। अब उस वक्त मैं पढ़ लेता था, लेकिन लफ्ज क्या होते हैं, उनकी असरंगेजी क्या होती है, वो कैसे आपके दिल पर वारदात करते हैं, मैं इससे नाआशना था जी। तो जब मैं कोई पढ़ रहा होता तो मैं अपने नाना को तरफ देखता, उनके चेहरे की तरफ, तो कभी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती, कभी उनके चेहरे पे दुख के बादल आ जाते, और कभी उनकी आंखें भीग जाती। मैं ये देखता कि ये मैं क्या पढ़ रहा हूं, ये लफ्ज क्या चीजें हैं, इनके अंदर कौन सा जादू छुपा हुआ है कि एक आदमी बैठा हुआ है, वो एक लफ्ज सुनता, उसकी आंखें भीग जाती हैं, फिर वही मुस्कुराने लगता है, और फिर वही संजीदा हो जाता है। तो उस वक्त मैंने देखा कि इस किताब में जो लफ्ज लिखा हुआ है ना, इस जादूगरी तक मैं भी पहुंचूंगा। क्या कहना है, वाह वाह। जब उस जादू को मैं टच करूंगा, दैट वाज द डे
जब मैंने ये ठान ली और उसके बाद मैंने छोटी छोटी कहानियां लिखनी शुरू कर दी। जिसारत अखबार आता था उसके बच्चों के एडिशन के लिए, जंग का बच्चों का एडिशन होता था उसके लिए लिखा करता था मैं। और फिर जब पहली कहानी थी वो मैंने लिखी 1970 में, वो भी एक वाकयाती कहानी थी। मुल्तान से हम अपने घर डेरा नवाब की तरफ जा रहे थे ट्रेन पर, तो एक कराची पैसेंजर का हादसा हुआ था शुजाबाद के करीब। तो उसको, उस रुदात को मैंने कहानी की शक्ल देकर, और वो रिसाला जब उस वक्त बड़े मारूफ होते थे वो हकीकी कहानियों के लिए आदाबर्स वगैरह, उसमें भेजा। तो फिर तो वो मैंने लिखना शुरू कर दिया। वो शबाब लाहौर होता था, शम्मा कराची, शम्मा लाहौर, तो उनमें आपको वो शम्मा दिल्ली निकलता था ना, उसी पैटर्न पे ये होते थे कि उसमें कुछ पोर्शन फिल्म का होता था और कुछ पोर्शन लिटरेचर का होता था। तो फिर वहां से और फिर फिर डाइजेस्ट में चले गए। सब रंग में फिर मैंने आपकी तहरीरें सब रंग में सूरज डाइजेस्ट में, दोशीजा में ये वाले शुरू किया। और जब 73 में मेरी पहली कहानी छपी सूरज डाइजेस्ट में कराची से, तो उसमें जो उसकी इलस्ट्रेशन इकबाल मेरी साहब ने बनाई, जो पहले सबरंग में टाइटल बनाया करते थे और इलस्ट्रेशंस बनाया करते थे, मुझे वो ले गए थे। मैंने कहानी सबरंग को भिजवाई थी और वो कहानी मेरी लेकर चले गए थे सूरज डाइजेस्ट में। विजात मिर्जा साहब थे, उन्होंने निकाला था दोशीज़। और वो तो फिर इसी तरीके से ये सिलसिला चला और ये सिलसिला चला। फिर मैंने सराकी कहानियां भी लिखी कुछ। लेकिन 1975 में जब रेडियो भावलपुर बना और वहां पर ड्रामा लिखने वाला कोई नहीं था, सराकी ड्रामा, तो फिर मुझे ड्रामे की तरफ आना पड़ा। मेरी कहानी कहीं पीछे रह गई और कहानी फिर इक्का दुक्का लिखी जाती रही। लेकिन फिर मैंने 75 से अनवर्ड ड्रामा लिखा, फीचर लिखे, गिनाइये लिखे, और फिर वो जो किसी खास इवेंट पर आप फीचर लिखते हैं वो बहुत लिखे। तो इस तरीके से। और फिर जब 88-89 के करीब एम ए सराकी की क्लासेस शुरू हुई इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में, तो उनके लिए ड्रामे के सिलेबस के लिए कोई ड्रामे नहीं थे। तो मुझे कहा गया कि अपने ड्रामों की किताब, तो फिर इस तरीके से फिर मैं इधर आता चला गया। तो आपने लफ्ज़ को तौकीर दी और लफ्ज़ ने जवाब में आपको तौकीर दी। लफ्ज़ को मैंने तौकीर इस तरह दी कि लफ्ज़ मेरे लिए इबादत है। क्या कहने, जो लिखा हुआ लफ्ज़ है ना, ये कभी नहीं मिटता। बिल्कुल, ये आप इसे लाख दफन करें, जो आप ये कहते हैं ना कि हमारे पास जो ये प्लास्टिक बैग्स होते हैं ये कभी नहीं खत्म होते। मैं कहता हूँ कि जो लिखा हुआ लफ्ज है ना, ये हम कागज पे नहीं लिखते, ये कहीं ऊपर कहीं लॉ पे लिखा जाता है। ये मैंने आपको याद, सादिकुल तवारीख किताब खत्म हो चुकी थी 1898 की लिखी हुई, उसे मैंने अब उसे शायद रीप्रिंट किया है। बहुत अच्छे। उसको कुछ जानता नहीं, सादिकुल तवारीख गुम हो चुकी थी। तो मैं हैरान हुआ कि ये लिखा हुआ हर्फ अगर उसमें तासीर है, अगर वो दिल से लिखा गया है, अगर उसमें कुछ ऐसा है कि वो इंसानियत के लिए तहरीर हुआ है, वो इंसानी कलूब पे असर करने के लिए हुआ है, तो वो लफ्ज कभी नहीं मर सकता। बहुत अच्छे। क्या कहने, अभी आप अपने दादाजी का जिक्र कर रहे थे जी, तो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आई, जब आपने कहा कि लैंग्वेज में कोई जादू है। हाँ, बयान में जादू है, बयान में जादू है। आप उसको छेड़ें तो सही। आप देखें ना कि जो ओरेटर्स होते हैं, अच्छे बयान करने वाले, अच्छे मुकर्रर होते हैं, वो कैसे एक मिसमराइज कर देते हैं बहुत बड़े हजूम को। बिल्कुल। और एक यही लफ्ज होता है ना कि आप एक लफ्ज पढ़ते हैं, आप झूम उठते हैं, आपकी तबीयत झूम उठती है। और एक लफ्ज होता है, उसे देखकर आप गुस्से से शदीद, आदमी गुस्से से पागल हो जाता है। जैसे इस वक्त हम आपकी mesmerize होकर बातें सुन रहे हैं। मौसीकी के साथ खान साहब बहुत लंबा अरसा गुजारा आपने। पठाने खान पर किताब भी है, मौसीकी के प्रोग्राम भी किए। आज हमें हुक्म कीजिए, हम आपकी खिदमत में कौन सा गीत आपको डेडिकेट करें। मौसीकी से आप जानते हैं कि मेरा तो ताल्लुक, जब रेडियो को रिसाला आहंग हमारे घर में आया करता था बचपन में, और रोशनारा बेगम के प्रोग्राम्स की डिटेल होती थी, मेरे वाले सब सुना करते थे। तो एक है, आंख से दूर सही दिल से कहाँ जाएगा, जाने वाले तू हमें याद बहुत आएगा, उबैदुल अलीम की गजल मेहदी हसन ने गाई थी। बिल्कुल जी, पेश करते हैं। आंख से दूर सही दिल से कहाँ जाएगा, जाने वाले तू हमें याद बहुत आएगा। आँख से दूर सही दिल से कहाँ जाएगा।
ख्वाब सा देखा है, ताबीर न जाने क्या हो। जिंदगी भर कोई अब ख्वाब ही दोहराएगा। जाने वाले तू हमें याद बहुत आएगा। आपसे दूर से ही दिल से कहाँ जाएगा। इश्क को जुर्म समझते हैं ज़माने वाले। इश्क को जुर्म समझते हैं ज़माने वाले। जो यहाँ प्यार करेगा वो सजा पाएगा। जाने वाले तू हमें याद बहुत आएगा। आपसे दूर से ही दिल से कहाँ जाए। ये बताइए, अफसाने से ताल्लुक कहानी से बहुत पुराना है। बहुत सारी कहानियां हकीकी जिंदगी की आपने लिखी, और आपने कहा कि बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जिसकी मुझे लिखने की इजाजत ही नहीं है, बेतहाशा। तो वो कहानियां जो आपकी किरदार हैं आपकी फिक्शन में, औरत का किरदार बड़ा ही पावरफुल है। यानी इतना ताकतवर किरदार मैंने उर्दू की फिक्शन में, औरत का इतने रूप, इतने शेड्स, और मैंने लिखा भी हुआ है उस पे। तो ये क्यों आपको अट्रैक्ट करती है? क्या हफीज खान के अंदर भी एक औरत है? एक औरत होती है हर तख्लीकार के अंदर। डॉक्टर इस्माइल दुरानी ने भी लिखा था, आपने तो पहले उससे लिखा था। मैं अब 65 साल का हो गया जी। अब जब मैं इधर उधर बैठता हूं तो मुझे लगता है, मैं गौर करता हूं तो ये जो दुनिया है ना, ये एक तख्लीक है। और मैं पूरे यकीन से कहता हूं कि ये दुनिया औरत के लिए तख्लीक हुई है। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मर्द तो इसमें बस वैसे ही है कि हाशिए का किरदार है। हाँ, ये चूंकि जो तख्लीकी मादा है वो औरत को वदीयत कर बिल्कुल दिया ऐसे गया ही है। औरत और कायनात ये दोनों एक दूसरे के ममासिल हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इनसे आप देखें, कायनात से वजूद जन्म लेते हैं और औरत से वजूद जन्म लेते हैं। मैंने जब होश संभाला तो मैंने, अगर जो मेरी पहली मोहब्बत है और अभी तक वो मैं उससे उस शहर से नहीं निकल सका, तो वो मेरी माँ। मैंने अपनी माँ का ये देखा कि उनकी कुर्बानियां देखी कि वो किस तरीके से हमें वो उन्होंने पाला पोसा। और फिर हमारे फादर वीकेंड पे आया करते थे, उनकी जॉब्स के सिलसिले में सिविल सर्विस में थे वो। तो उन्होंने जो हमें सिखाया, जो हमें सबक दिया, उनका सबसे बड़ा मैं एहसान ये नहीं भूल सकता। मैं आजकल की माओं को देखता हूँ और दूसरी माओं को भी देखा करता था कि वो दुनिया भर के किसी मर्द से शाकी नहीं होती सिवाय अपने शौहर के। दुनिया भर के हर मर्द से वो तमीज से बात करेंगी माँ सिवाय अपने शौहर के। मैंने ये देखा कि मेरी वालदा मुझे कहती थी कि हफीज खान, तुम्हारे बाप से ज्यादा खूबसूरत आदमी दुनिया में नहीं है, तुम्हारे बाप से ज्यादा बहादुर आदमी दुनिया में नहीं है, तुम्हारे बाप से ज्यादा देनदार आदमी दुनिया में नहीं है। अगर बनना है तो अपने बाप जैसा बनना। और फिर वो कहती थी कि बेटा कुछ कर लेना तो ये दुनिया तुम्हारी है, अगर कुछ नहीं करोगे तो ये तुम्हें हाथ फैला हुए, तुम झोली फैलाओगे, तुम्हारी झोली में भीख भी दुनिया नहीं डालेगी। दीज वर दी वर्ड्स। और फिर मैं देखता था कि मेरे वालिद साहब घर पे हैं या नहीं हैं। जब घर में सालन पकता था तो पहला डोंगा जो होता था मेरे वालिद साहब का बनाकर वो उनके लिए रखा जाता था कि खान साहब आएंगे तो उनके लिए ये पहले है। तो ये मैंने जब देखा, तो ये जब इस औरत का ये मैंने रूप देखा, उनकी कुर्बानियां देखी,
और फिर 80 में जब मेरे फादर की डेथ हुई, मैं ला घर के गया था और मेरे दोनों भाई भी छोटे थे, तो फिर उनका एक और रूप मैंने देखा कि जो सिंगल पेरेंट का होता है, कि किस किस तरीके से उन्होंने पाला। तो फिर औरत को मैं अपने अतराफ में देखता हूँ, औरत हमारे यहाँ मिसअंडरस्टूड है। जी बिल्कुल। ये कह कर के जनाब औरत तो ना समझने की, औरत एक पहेली है, फला, कुछ भी नहीं है। ये मर्द की कमजोरी है जिसको उसे पहेली बना दिया है। ये मर्द की बेअक्ली और नासमझी है जो उसे पहेली समझता है। मेरी एक कहानी थी आटे की औरत, 1974 की। जब मैंने इधर ये स्टाफ ट्रेनिंग एकेडमी है रेडियो की, जब इधर ट्रेनिंग प्रोड्यूसर था, तो हमारा वो आया एक फॉर्मेट इंटरव्यू का, 1 हफ्ते का फॉर्मेट होता था ना ट्रेनिंग का। तो जमीर सिद्दीकी हमारे उन दिनों प्रोग्राम मैनेजर होते थे, तो उन्होंने कहा कि हर कोई अपना टाइटल रजिस्टर करवाए। तो मैंने टाइटल रजिस्टर करवाया आटे की औरत। अच्छा। तो उन्होंने कहा ये क्या है? मैंने कहा ये मेरी एक कहानी है। तो मुझे इस्लामाबाद में कोई ऐसी औरत चाहिए जो बड़ी धांसू हो, जो अपने हर मर्द को अपनी जूती की नोक पे लिखती हो। मैंने उसका इंटरव्यू करना है। उन्होंने कहा आपके पास 5 मिनट होंगे। मैंने कहा उसे मैंने कन्विंस करना है कि मर्द वही जो उसके अंदर को छू ले। सही। तो फिर कोई औरत, हर औरत अंदर से आटे की तरह नरम होती है। ये मर्द की बेरहमी होती है कि औरत अपने आप को एक हार्ड नट टू क्रैक बना लेती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो खोल चढ़ा लेती है अपने ऊपर। औरत उसी पे खुलती है जो औरत को खोलना चाहे। मैं इस पे थोड़ा सा ऐड करूं, क्योंकि आपसे इस बारे में वो दिबाचा भी लिखा आपके इन अफसानों का, कि आप क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं, मोहब्बत करें ना। मोहब्बत का एक और सिलसिला है जी। औरत से आप जब भी मोहब्बत करते हैं ना, तो औरत आपसे बहुत बुरा सलूक करती है। ये भी है। आप वो बहुत बुरा सलूक करती है। मैंने ये देखा है कि बल्कि अभी पिछले दिनों मैंने एक अपने YouTube चैनल पे एक वीलॉग भी किया था, और उसमें ये था कि जितनी भी नफीस औरतें हैं ना, वो अक्खड़ मर्द को पसंद करती हैं। अक्खड़ मर्द को जो बदतमीजी करने वाला हो। और जितनी अक्खड़ औरतें हैं वो नफीस बंदे को पसंद करती हैं। तो औरत का मोहब्बत का एक अलहदा चलन है, और औरत का मोहब्बत का एक अलहदा मेयार है। जिसको हम लोग मोहब्बत कहते हैं ना, औरत वो उसको मोहब्बत नहीं समझती। जरा सोचें कि हमारी केमिस्ट्री अलग है जी। हमारा अगर ब्लड टेस्ट करें, हमारा हीमोग्लोबिन लेवल कुछ और है, उसका कुछ और है। जी ऐसा ही है। इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम कुछ और है, उसका कुछ और है। हमारा जो आप उसका लेवल है यूरिक एसिड का, वो कुछ और है, उनका कुछ और है। तो इसी तरीके से हमारी जो फिजिकल अपीयरेंस है, हम एक दूसरे का अपोजिट हैं जी। तो हम पैरेलल तो चल सकते हैं। अगर हम ये कहें कि हम एक दूसरे को अपना बनाने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, तो हम नहीं कर सकते। यही आदमी मार खा जाता है। बीवी सारी जिंदगी अपने शोहर को अपने ढप पे लाने की कोशिश करती रहती है, और शोहर सारी जिंदगी अपनी बीवी को अपने ढप। वो जो यूनानी तस्वुर है हर्माफ्रोडाइट का, वो हर्माफ्रोडाइट वाला कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है कि एक ही वजूद के हिस्से थे, दो अलग अलग और साथ साथ चले पैरेलल, जैसे दो पटड़ियां चल रही होती हैं। तो कम उस जो एक वो मफामत है, मैं समझता हूँ मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो मफामत का रिश्ता जी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें सॉरी टू से ये मोहब्बत से कोई हट की चीज है। इसमें आपने एक यूनिट बनाना है, फैमिली यूनिट बनाना है, उसको तकदीस हासिल है, उसमें अंदर आपने रहना है। लेकिन मोहब्बत अगर आप आएंगे तो मोहब्बत तो ये करोड़ चीजों को बर्दाश्त नहीं करती। कि जब आप ये आटे तेल दाल का भाव पूछें बीवी से, और बीवी से हिसाब मांगे, और फिर वो बीवी आपसे मोहब्बत भी करे, तो ये कैसे मुमकिन है। ये बताइए, औरत आपकी कहानियों में डोमिनेट कर रही है। जब मैं एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर बना ETO, और हमारी ट्रेनिंग हो रही, पहले लेक्चर में जो पहला लफ्ज था हमारे रिसोर्स पर्सन का, वो ये था कि ये नामुमकिन है कि आप किसी से टैक्स भी लें
और वो आपसे मोहब्बत भी तो इसी तरह जब आप बीवी से हिसाब मांगते हैं तो वो बीवी आपसे कभी मोहब्बत नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। नावल बहुत बाद में लिखा, लेकिन नावल आपने लिखा आधे अधूरे लोग, और उसके बाद अनवासी, फिर करकनाथ और मंतारा, और अभी आप बता रहे हैं पांचवा जन्नाख माशाल्लाह जा चुका। मैं अब आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपके अफसानों में मंशा और मियाँ मंशा के जिक्र के बगैर, आपका जिक्र जब भी आएगा मंशा और मियाँ मंशा का जिक्र आएगा, जब भी उर्दू अफसाने का जिक्र आएगा मंशा और मियाँ मंशा का जिक्र जरूर आएगा। एक शाहकार तख्लीक कर लेता है एक मुसन्निफ, बाद में देखा गया कि वो बड़ा अरसा उसी शाहकार के असर में रहता है। आप मंशा और मियाँ मंशा जैसा एक अफसाना आपने लिखा जिसे दुनिया की बेहतरीन कहानियों में शामिल किया गया, सब रंग में 5 कहानियां दुनिया से मुंतखब हुई, एक अफसाना था उसमें मंशा और मियाँ मंशा भी। आपने बड़ी जल्दी इससे अपनी जान छुड़ाई। इतना जल्दी मैंने जान नहीं छुड़ाई, क्योंकि मेरे अंदर जो एक, जिसे आपने कहा ना सिमाबियत या डाइवर्जेंसी या जो भी कहें, कि एक उबाल है कि बहुत कुछ है लिखने को। आप देखिए ना कि मैंने शुरू किया कहानी नज़मों से, फिर कहानी की तरफ आया, कहानी के बाद मैं ड्रामे में चला गया, ड्रामे में था तो फिर कहानियां साथ साथ लिखता रहा, फिर मुझे दोस्तों ने लगा दिया तारीख लिखने पर, तो मैंने मुल्तान की तारीख लिखी, तहकीक भी लिखी, तनकीद भी लिखी, वो लिखी। उसके बाद तहकीक पे तनकीद पे मैंने उसमें किताबें हैं, खुरम बावलपुरी पर हैं, नौबादी खितों का पठान खान साहब पे किताबें हैं, हवाले का दर्जा। मैंने 11 साल कालम लिखा नवाए वक्त के लिए, और उसके बाद 7 साल मैंने लिखा जंग, खबरें और नई बात के लिए कालम लिखे। उनके 2 मेरे इंतखाब भी हैं जी, मैंने कालमों के, एक मेरे पास है। अच्छा, इसके बाद मेरे बच्चों का ड्रामा मैंने बहुत लिखा। जब मैं उधर था, रेडियो में था, बच्चों के ड्रामे पर मबनी मेरी 2 किताबें हैं। तो मेरे टीवी ड्रामा सीरियल एक जो थी, जो एक रात 10 वो अभी पिछले साल किताबी सूरत में शाया हुई है, तो वो तो एक अलहदा। 91 में जब मेरी पोस्टिंग बतौर सिविल जज मियाँ वाली में थी, तो मुझे मुन्नू भाई मरहूम ने बड़ा जोर लगाया। उनकी 60वीं सालगिरह थी, ये 91 की बात कर रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा कि यार अब तुम लिखो, नावल लिखो, अब नावल लिखो। मैंने वहाँ नावल लिखना शुरू किया, तो 50-60 सफ़े लिखे थे कि मेरा ट्रांसफर मियाँ वाली से वापस मुल्तान। आधे अधूरे लोग की बात हो रही है? ना। अच्छा, एक और नावल था जो कभी नहीं छपा, ना लिखा गया, वो वापस आ गया मैं। और उन दिनों मैं छोटा था, अभी आप कह लेना कि मैं लेट 30s में था। सही। अब मैं समझता हूँ जब 2017 में मैंने पहला नावल लिखा, जब मैं 61 का हो रहा था, आधे अधूरे लोग, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि नावल तकाजा ही मैच्योरिटी का करता है। बेशक कोई है, नावल आप उस उम्र में लिख ही नहीं सकते जिस उम्र में आपके अंदर एक बेतहाशा मुशाहिदा, जी सती मुशाहिदे की बात नहीं कर रहा, ऐसा मुशाहिदा कि जिसमें आप गर्दन तक धंसे हुए हों और सिर्फ आपकी आंखें बाहर हों और आपको समझ ना आ रही हो कि आपने ये क्या करना है, ये क्या करना है, ये क्या करना है। तो उससे पहले मगजमारी, तो जब मैंने काफी पर किताब लिखी थी, काफी के 1000 साल जो तो सिंधवादी की शौरी तारीख के नाम से, तारीख में जाने के लिए और मैं बेचैन था। तो फिर मैंने जब आधे अधूरे लोग ये लिखा, सिराइकी में लिखा, वदन, नहीं, ये दोनों जबानों में साथ लिखा। वो मैं इस बारे में आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या ये सिराइकी में लिख के फिर उर्दू तर्जुमा किया? ना, साथ मैं 2 वर्षन, मेरी 2 फाइलें बनी हुई थी मेरे लैपटॉप में। ये तो आप जानते हैं कि मैं कलम से नहीं लिखता, हाथ से नहीं लिखता, मैं उससे लैपटॉप में लिखता हूँ। तो मैंने 2 फाइलें बना ली थी, जितना आज लिखा उसको रात को या जो टाइम मिला था उसको मैं साथ करते रहा, मैं एक चैप्टर में, तो मैं मजा लेता रहा। अच्छा। पहला उसका मैं लिखता था, सराइकी में लिखता था चैप्टर, फिर उसको मैं उसी दिन उसका उर्दू वर्जन कर देता था मैं, तो मुझे मजा आ रहा था। और जब मैंने 1 यूनिट की बात की उसमें, और रियासत बहावलपुर की बात की जो सबका रियासत थी, और फिर लोगों का जो शनाख्त का बहरान है, आइडेंटिटी क्राइसिस, उस पर मैंने बात की कि ये क्यों मुतालबे, ये सूबे का मुतालबा वगैरह ये क्यों हो रहे हैं। तो उसका पस मंजर था, वो नावल है 1947 से लेकर 1971 के दौर का, जब फरीद गेट बहावलपुर पर जुलूस पर गोली चली थी, वहां वो खत्म होता है। तो उसके बाद फिर मैंने उसको खत्म किया तो अनवासी शुरू कर दिया। अनवासी का बैकग्राउंड आपको मालूम है कि ये लोधरा और बावलपुर के दरमियान दरिया सतलुज पर जो इम्प्रेस ब्रिज बना हुआ है, और जॉन ब्रंटन इंजीनियर था। और मैं आपको बताया था, जब BSc कर रहा था मेडिकल में, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के साथ, तो मुझे अपना वो मजमून
मजमून बदलना पड़ा। ज्योग्राफी आपने रखी? ज्योग्राफी रखी। तो उसके प्रैक्टिकल के लिए मैं जाता था वहाँ पर सादिक कॉल अपना एम्प्रेस ब्रिज पे सतलुज रिवर पर, तो मुझे हार्ट करता था। फिर जब भी मैं मुल्तान से बावलपुर जाता तो वहाँ आदम वान का कब्रिस्तान मुझे हार्ट करता। तो मुझे कोई कहता कि यार ये यहाँ कुछ ऐसा कहानी मौजूद है दरमियान में, यहाँ कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जिम्मे है, ये यहाँ कुछ ऐसा है कि जिसे तुमने वो खंगालना है, निकालना है, वो कुछ करना है। और यकीन जाने जब मैंने अनवासी खत्म करके इन पेज में आपको भेजी थी तो मुझे याद है कि उस रात में सुकून से सोया था। जैसे मेरे अंदर से कोई बहुत सारा उबाल नहीं, मैंने कोई कर्ज उतारा हो। जी, ऐसे ही पता नहीं कर्ज किस चीज का था। तो बहुत सारे वाकयात ऐसे आते रहते हैं कि जो आप देखते हैं कि शायद आप उन वाकयात का, बड़े वाकयात का हिस्सा रहे हैं। जी, ऐसे ही कुछ मकामात हैं जिनका आप हिस्सा रहे हो। सही। तो फिर इसी तरह फिर करकनाथ आया, और फिर जब मेरा मंतारा फिर अगले साल आया, अब जनाख जो अभी ज़ेरे तबात है। तो मुझसे जो मेरे कंटेम्प्रेरी हैं या मेरे दोस्त हैं या नक्काद हैं, वो हैरान के हर साल नावल कैसे आ जाता है, तो आपके पास ये कहाँ से आता है, कहीं आपने पहले लिख के रखे हुए हैं क्या? क्यों? मैं कहता हूँ यार मेरे अंदर इतनी कहानी है। जो शख्स 36 साल तक कचहरी में बैठा हो और जिस शख्स ने बतौर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के एक एक जिले की हवालात खंगाले हों, जिसने बतौर सेक्रेटरी ला के उसने पूरे पंजाब की जेलों की इंस्पेक्शंस की रिपोर्टें बनाई हों, कैदियों की बैरकें देखी हों, मौत के कैदियों की कोठरियों में जाकर उनके अहवाल पूछे हों और सारे ये सिस्टम देखे हों। मैं तो इस सिस्टम के अंदर इस कदर पेनिट्रेट कर चुका हूँ और मेरे अंदर इतना कुछ लिखने को है कि मैं अगर बाकी जिंदगी जितनी भी मेरी है, मैं दिन रात लिखता रहूं तो मेरे अंदर कहानियां खत्म होने वाली नहीं है। इस चीज को लोग नहीं देखते, ऑब्जर्वेशन को नहीं देखते। हम तो ये करते हैं कि सुबह उठते हैं, कहीं गए, दफ्तर गए, चाय वाय पी, उठकर आ गए, घर आ गए और सोचना शुरू कर दिया कि कहानी क्या लिखें। फिर वो टीवी देखे भी, जिसने कुछ देखा ही नहीं। आपने कभी किसी कोड़े खाते हुए आदमी को देखा है? आपने किसी फांसी पर लटके हुए आदमी को देखा है? आपने सजाए मौत के जो आपका स्टूडियो है, इसमें उसकी 4 कोठरियां निकल आए, उसमें जो 6-6 बंदे बैठे होते हैं जो किस्तों में सोते हैं, उनकी आंखें पथरा चुकी होती हैं। क्या कभी आपने किसी शख्स को सजाए मौत सुनाकर देखा है? मैंने सैकड़ों केसों में डेथ सेंटेंसेस अनाउंस किए हैं, फिर वो कैदियों के चेहरे देखें कि जब आप उन्हें सजाए मौत सुना रहे होते हैं। मैं भी इंसान हूं, वो भी इंसान होते हैं। तो ये वो लम्हे होते हैं कि जिनको अंदर किसी के अंदर हसासियत है, उनसे वो कहानी कशीद कर सकता है। आपकी कहानियों पे मैंने बात की जी, और मैंने उसमें लिखा कि आपका पोएटिक जस्टिस बहुत स्ट्रांग है। हालांकि ये पोएटिक जस्टिस यानी अच्छे को अच्छा जो है उसको आपने कहानी के आखिर में उसका इनाम देना है और बुरे को उसकी सजा देनी है। और आप इतना केयरफुली, इतना एहतियात के साथ ये पोएटिक जस्टिस, ये शेरी इंसाफ करते हैं अपने किरदारों के साथ। क्या ये मुश्किल नहीं होता? क्योंकि जब आप कहानी लिखते हैं तो आप उन किरदारों की जगह पे खुद रह रहे होते हैं। कहानी बाहर बैठ के नहीं लिखी जाती। शायरी से ज्यादा मुश्किल काम है क्योंकि कहानी के अंदर उतरना पड़ता है, हर किरदार की खाल में लिव करना पड़ता है। पता नहीं मेरे कोई लाशऊर में, एक तो मेरा जो बुर्ज है ज़ोडिक साइन वो लिब्रा है। अच्छा, लिब्रा है। मीज़ान मेरा वो है, आप प्योर लिब्रा 3 अक्टूबर। सही। दूसरा ये है कि मैं बचपन से ही ना, मैं डंडी मारने वाला बंदा नहीं हूं। और आप हैरान होंगे, मैं 2-2.5 साल का था, मेरे नाना जिनका मैं जिक्र करता वो मुझे कंधे पे बिठा के मुझे खिलाते थे और वो दुआ देते थे कि अल्लाह ताला तुझे सेशन जज बनाएगा। अच्छा। मैं हैरान होता था। और जब मैं रिटायर हुआ तो जज हाई कोर्ट के लेवल की पोस्टिंग पे था। मैं चेयरमैन था पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल का जब मैं रिटायर हुआ। तो इस सारे सिस्टम को देखते हुए आपने पोएटिक जस्टिस की जो बात की है, ये चीजें सारी मेरे साथ साथ चली। सही। लाशऊर में कुछ होता है, आपने मेरी कहानियों में देखा होगा। मेरी कहानियों में किरदार वो हैं जो दरमांदा किरदार हैं, ठुकराए हुए लोग हैं जिन्हें समाज ने रद्द कर दिया है। मैं उनको उठाता हूँ, उनको ये नहीं कि उनकी झाड़ पूंछ करके, ये नहीं, ऐसे ही उनको मैं लाकर सामने दिखा देता हूँ कि भाई ये मैं भी इंसान हूँ, ये भी इंसान है, वो भी इंसान है। ये आपके सामने इंसान खड़े हुए हैं। किसने हक दिया किसी इंसान को कि इनको रद्द कर दे, इनको टुकरा दे? आप इतनी लैविश लाइफ गुजारें और उसको वो लाइफ गुजारने पे मजबूर कर दे जो नाली का कीड़ा भी नहीं गुजार सकता। तो वो चीजें मेरे साथ होती हैं कि मैं अंदर से कहीं चाह रहा होता हूं कि मैं दुनिया में खूबसूरती कंट्रीब्यूट करूं। आप और सॉरी, खूबसूरती कंट्रीब्यूट करना क्या होता है? खूबसूरती ये है कि जो जिसका ड्यू है, जी बिल्कुल, वो आप उसको दे दें।
तो यही वजह है कि मैं जब कहानी कोई शुरू करता हूं तो मैं सोच समझ के नहीं करता, मैं क्राफ्ट नहीं करता। यही आपसे पूछना चाह रहा था कि इतनी बदसूरती के दरमियान में से आप खूबसूरती कैसे, अपा पीप जो अफसाना जिसका जिक्र किया, वो ऐसा ही एक किरदार है जैसा आप कह रहे हैं, बिल्कुल डिस्कार्डेड करैक्टर है, मुआशरा उन नहीं कर रहा, पैदा करने वाले उन, आखिर में आप खुशी कहाँ से ले आते हैं और आती है? वो देखे ना, ये अगर आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं है, आप चीजों के ऐसे ही देखना चाहते हैं, आप अपने अतराफ में मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, पंच लाइन जब तक आपकी मजबूत नहीं हो। अब देखे ना, एक और भंवर गर्दाब में मेरी कहानी है, आपके निशाद आपके ज़हन में हो। जी इंतखाबात वाली वो जो ना, वो तो है, ये वो हाउसवाइफ वाली, हाँ, कि मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ जो हाउसवाइफ हैं 40s में, वो क्यों बहकावे का शिकार हो जाती हैं। तो उस कहानी ने बड़ी कंफ्यूजन मेरी दूर की। हाँ? वो उस कहानी के अंदर इतना सोशल साइकोलॉजी इन्वॉल्व है, और उस औरत के जिसकी तरफ हम में से कोई नहीं देखता, यानी घर में जो हमारी औरत है जिसको हमने बिल्कुल नजरअंदाज किया हुआ है, उसकी पहली मर्तबा मैंने देखा कि किसी ने उसकी साइकोलॉजी को उसके पैराडाइम में एड्रेस किया आपकी उस कहानी में। मुनीर साहब, मैंने इस तरीके से देखा था। मैंने जब बैठकर अदालत में सैकड़ों केसेस, फैमिली केसेस, हजारों खुद भी डिसाइड किए, फिर उनका जब मैं अपीलेट कोर्ट बना तो फिर भी वो डिसाइड किए, मैंने ये देखा कि जिंदगी के जो मैरिटल लाइफ है ना, उसके दो हाफ होते हैं जी। पहले हाफ में अगर आप देखें तो औरत इग्नोर करती है हस्बैंड को, सही, उसका पौधा कहीं और से उखाड़ कर लाया जाता है, वो जिस घर में आती है उस घर में पावर सेंटर ढूंढती है, जगह बनाने की कोशिश करती है, अपने रूट्स में हस्बैंड को इग्नोर कर देती है। हस्बैंड कहीं बाहर चला, अपने कारोबार में इधर उधर चला जाता है। जब वो वापस लौटती है, बच्चे स्कूल गोइंग हो जाते हैं, तो हस्बैंड उससे दूर हो जा चुका होता है। ये हमारी फैमिली लाइफ की ट्रेजेडी है। और फिर एक और बात भी है कि जिंदगी के पहले हाफ में मर्द कहीं मजबूत दिखाई देता है और दूसरे हाफ में औरत। बिल्कुल। फिर वो मर्द से गिन गिन कर, चुन चुन कर बदले लेती है। ये सारा का सारा अमल नेगेटिविटी का है। मजा इसमें है कि इन तमाम नेगेटिविटीज में से आप पॉजिटिविटी ढूंढ के लाएं, निकालें। क्या बात है उसको, तो फिर वही बात बनती है, अगर मैं बदसूरत को बदसूरत ही रहने दूं, वाह वाह वाह, मैं नेगेटिव को नेगेटिव ही रहने दूं, वाह वाह, तो फिर मेरी कहानी में पंच कहां से? मैं आज क्या कहने, मैं अभी आते हुए प्रोग्राम के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए, मैं सोच रहा था, आपके सारे कहानियां और नॉवेल्स मेरे सामने थे, तो मैं ये सोच रहा था कि मुझे लगता है कि जिंदगी को जैसे आपने देखा, आप उसे उससे बेहतर बनाना चाहते हैं, और ये अमल आप अपनी फिक्शन के जरिए करते हैं। जैसे जिंदगी इर्द गिर्द मौजूद है, उसको उससे बेहतर बना के दिखाने का अमल है। फिक्शन जिंदगी को बामाना बनाने का अमल ही है। जब मैं देखता हूँ कि हमारे अतराफ हर शख्स दुनिया को बदसूरत बनाने पे तुला हुआ है ना, तो मुझ में अंदर ये जज्बा और भी उभरता है। मैं और भी उसमें उबाल में आता हूँ। मैं कभी मायूस नहीं होता, डिजेक्टेड नहीं होता। सही। जितनी रिजेक्शन मेरी कहीं होती रही है ना, उसने मुझे और हौसला दिया है काम करने का। वो कहते हैं कि हर एतराज का जवाब एक और किताब, हर एतराज का जवाब एक और तख्लीक, एक और आपके सामने जब वो आती रहती है, वो आपके कहीं आपके वजूद को मनवाती है। और अभी मैं देख रहा था कि जब सुबह आते हुए कि मेरी लाइब्रेरी में मेरे काम पर 18 एमफिल हो चुके, वो जो आ चुके हैं मेरे पास, अभी जो बाकी क्यू में हैं, तो उनको मैं देखता हूँ कि उनने ये उस काम की बरकत है जो मुझसे अल्लाह ने कराया। वरना मेरी क्या मजाल कि मैं इतना कर पाता, मेरा इतना हौसला कहाँ से आता कि मैं 400, 450, 500 सफ़े का नावल 8, 9, 10 एक साल में मैं करके दे दूं, और कोशिश भी करूं कि मैं अपने आप को रिपीट ना करूं। ये रिपीट नहीं होते आप, क्योंकि आपका सबसे बड़ा मसला आदत दूर लोग नॉवल आपका आया एक बिल्कुल मुख्तलिफ टेक्निक का, क्राफ्ट और मसाइल का नॉवल है। फयाज जो उसका किरदार है हीरो, वो एक बड़ा ही पेचीदा किस्म का, कम गो और अंदर अंदर रहने वाला किरदार है। अगला नॉवल आता है अनवासी, और उसका जो मरकजी किरदार है संगरी, वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ तरह का किरदार है, और उसका जो क्राफ्ट है अनवासी का, तफसील से लिख भी चुका मैं उस पर, और उसका एक अलग साख्त है। आप मुझे ये बताइए कि कहानी जब आपके जहन में उतरती है तो क्या वो अपनी क्राफ्ट के साथ उतरती है, या आप उस पर थोड़ा सा कंटेम्पलेट करते हैं, कुछ तवज्जो करते हैं कि किस तरह से चलानी है, या खुद बहुत चलती है? यही तो एक अहम बात है, मिस्ट्री है ये मेरे काम में। सही होता ये है, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, बैठते हैं, ये आप कैसे, आप सिनाप्सिस बनाते हैं, कहानी बनाते हैं, हम ये बनाए। मैं कहता हूँ भाई, कहानी मुझ पर कभी पूरी उतरती ही नहीं। सही। अब अनवासी में संगरी का किरदार तो जो था, वो तो मैं कल दूसरे तीसरे चैप्टर में खत्म हो जाता था। जॉन ब्रेंटन का कैरेक्टर, जॉन ब्रेंटन का था,
और जब मैं लिखने बैठा तो उसमें सैदा सबसे तवाना किरदार था, सैदा ने आगे चलना था। हुआ क्या कि ये संगरी कहीं से आई, उसने कहा कि मुझे लिखो, और इतनी ताकत से उसने अपने आप को मनवाया। और एक और बहस में इसमें एक और बात ऐड कर दूं, नावल एक ऐसी चीज है, एक ऐसी दुनिया है कि ये 50-60 सफ़े तक तो आपको अपने अंदर घुसने नहीं देती। सही, ये आपको धकेलती है कि यार जाओ अपना काम करो, कोई और काम कर लो, कहानी लिख लो, कुछ और कर आपको लो। बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है इसको ना उसको, वो आपको धकेलती है। आप सफ़े बदलते हैं, सफ़े पलटते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, डिलीट करते हैं। जब 50-60 सफ़े गुजर जाते हैं ना, तो फिर वो नावल कहता है कि आप अब परे हट जाओ, अब जैसा मैं तुम्हें कहूंगी ना तुमने वैसे लिखना है। कहानी चलना शुरू हो जाती है और आप कहानी किरदार बनना शुरू हो जाते हैं। वो जो आप सोच के बैठे होते हैं कि इस किरदार को तो मैंने यूं मार देना है, यूं चला देना है, तो वो किरदार कहता है तुम्हारी जरूरत है मुझे मार के दिखाओ, या तुम मुझे दबा के दिखाओ, तुम ऐसे करके दिखाओ। तो वो किरदार खुद ब खुद बनते और चले जाते हैं, आपके काबू में नहीं रहते वो। जी ऐसा ही। और फिर असल काम नावलिस्ट का, नावल निगार का ये है कि जो वो अथरे और बेकाबू किस्म के किरदार हैं ना, फिर उनको एक ट्विस्ट देकर उनको एक मंतकी अंजाम तक लेकर आना, और फिर उसका वाइंड अप। मैं जितना मुशक्कती रोल प्ले कर रहा होता हूँ नावल शुरू करने में, उससे ज्यादा जब इसका वाइंड अप आता है ना, तो आखिरी जो 40-50 सफ़े होते हैं वो मेरे बड़े इस्तराब के होते हैं। मैं बहुत चिड़चिड़ा होता हूँ, बेचैन होता हूँ, मैं कमरे में बंद होता हूँ, बाहर कम निकलता हूँ, कि जब तक उसको मैं वाइंड अप ना कर लूँ। तो वो जैसे एक तख्लीकी, जैसे आप कह लें कि औरत के यहाँ विलादत का मामला होता है, और तो वही तकलीफ, वही दर्द, वही सब कुछ होता है कि जो एक नावलिस्ट जो है ना वो करता है, बर्दाश्त करता है। और नावल मैं समझता हूँ पूरी जिंदगी है, पूरी जिंदगी है। क्या बात है। जो कहानी है, अफसाना है, ये तो स्टूडियो से निकले और हम चले गए ब्लू एरिया तक, ये अफसाना है। जी ऐसा ही है। और जो पूरी जिंदगी कैसे गुजरी वो नावल है। आप इन दोनों के दरमियान में आप उसमें कर लें। नावल तो मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा तख्लीकी वस्फ नसर में है वो नावल है। जाहिर है तो आपका मतलब सब कुछ आपका तहकीक, तनकीद, फिक्शन, शायरी, कहानी वहानी, अखबार, कॉलम, नसर, सब कुछ नावल, नफ्सियात, तारीख, जोग्राफिया, सोशियोलॉजी, उमरानियात वगैरह सब कुछ नावल में आता है। तो नावल कोई छोटे मोटे आदमी का काम नहीं है, सबसे बड़े पर्दे का जो अदब है वो नावल है। इसमें कोई शक नहीं है। अनवासी और शनाख्त का सवाल बार बार आता है आपके नावल, शुरू से है, हमेशा से है। यानी हमें, और ये एक वेकअप कॉल है, मैं समझता हूँ फिक्शन निगार जो है वो मुआशरे का जीता जागता इंसान होता है जो नब्ज पे हाथ रखता है। आपने हमारी नब्ज पे हाथ रखा हुआ है और हमें शनाख्त के सवाल की तरफ बुला रहे हैं। हमारे यहाँ होता क्या है कि जो ये हमारे मुल्क है ना, हम जैसे ममालिक, उनमें जो सबसे बड़ा मसला है वो यही शनाख्त का बुरहान है। जी, हम अगर किसी से लड़ रहे हैं, हम बेशनाख्त कर दिए गए हैं, हम समाज में बेशनाख्त हैं। जी, हम मुल्क की सतह पर बेशनाख्त हैं, हम जिस शोबे में भी हैं बेशनाख्त हैं। और बेशनाख्त को यहाँ अमा मिलती है। सही। जो थोड़ा सा अपनी शनाख्त ढूंढने निकलता है उसको क्रश कर दिया जाता है। तो जब तक ये मुआशरा, ये सोसाइटी अपने लोगों को शनाख्त नहीं देती तो वो यूं ही शनाख्त के बुरहान में मुब्तला रहेंगे, और ये बुरहान बढ़ता चला जाएगा और भी ये फिर समाज को खा जाता है। एक छोटा सा सवाल है आखिर में क्योंकि ये बहुत अहम सवाल है। इज्तिमाई शनाख्त इनफरादी शनाख्त की तश्कील करती है या इनफरादी शनाख्त इज्तिमाई शनाख्त? इनफरादी इज्तिमाई की करती है। इनफरादी शनाख्त इज्तिमाई शनाख्त, इनफरादी शनाख्त तय होगी तो फिर वो इज्तिमाई बनेगी। इज्तिमाई शनाख्त इनफराद फर्द पे नहीं आती। ये हम तजुर्बा बहुत दफा कर चुके हैं। हम इज्तिमाई शनाख्त को हमने थोपने की कोशिश की फर्द पर, जो फर्द ने कबूल, और उसका बिगाड़ जो है वो जगह जगह हमें मुआशरे में आज भी नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज खान साहब। यकीन कीजिए पता ही नहीं चला गुफ्तगू का, और अभी तो शुरू हुई। जो मैं सवालात करना चाहता था, बहुत सारे आपके किरदार मेरे सामने है गैलरी की तरह। शायरी रह गई हमारी, शायरी भी रह गई हमारी। तो बहुत सारा कुछ पूछना था, लेकिन ये प्रोग्राम जी इंशाल्लाह हम तो बात करते ही रहते हैं। आप बातें कर रहे थे, मुझे पुरानी अपने मकाले में याद आ रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया, आप आज तशरीफ लाए। ऐसी शानदार आपकी तख्लीक से मुताल्लिक, आपकी ज़िंदगी से मुताल्लिक मेरा ख्याल है कि ये वो सवालात हैं, अहम बातें हैं जो आपके क़ारीन तक, आपके मोहब्बत करने वालों तक पहुँचनी चाहिए। हमारी खुशकिस्मती थी कि आप आज तशरीफ लाए।
अपनी सी कोशिश हमने भी की आपसे कुछ उगलवाने की, कुछ काम की बातें सीखने की, और यकीन कीजिए कि बहुत सीखा मैंने आज। रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद का शुक्रिया जी। रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद का शुक्रिया। सामीन आपका बहुत शुक्रिया, आपकी समातों का शुक्रिया। रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद अदबी प्रोग्राम अफकार से मेज़बान मुनीर फैयाज, प्रोड्यूसर कामरान तारिक और हमारे आज के मेहमान हफीज़ खान साहब को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।